बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं EDU 505 एजुकेशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है। स्प्रिंग 2022 है। असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 10 जून है। 10 जून से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। तो चलते हैं इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर असाइनमेंट का सोल्यूशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं इंस्ट्रक्शन में उसने दिया हुआ कि लास्ट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, लेट असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कि जो लेट आप ड्यू डेट के बाद जो आप सबमिट करवाएंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इफ़ द फाइल इज़ करप्ट और प्रॉब्लमेटिक, अगर आपकी फ़ाइल करप्ट होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इट विल बी मार्क्ड 0, तो उसको 0 नंबर मिलेगा। प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड, प्लेजरिज्म टॉलरेट अवॉइड करना है आपने, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स वर्क डन बाय समवन एल्स एज इट वाज हिज और हर ओन। प्लेजरिज्म क्या होता है कि जब आप किसी स्टूडेंट से उसका काम कॉपी करते हैं या आप इंटरनेट से कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको प्लेजरिज्म की वजह से 0 मार्क्स मिलते हैं। तो आपने इससे बिल्कुल अवॉइड करना अगर आप अपने अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो उसके बाद नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल, ईमेल के जरिए आपकी असाइनमेंट आपने सेंड नहीं करनी वरना आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद सोल्यूशन फाइल शुड बी इन MS वर्ड फॉर्मेट, MS वर्ड फॉर्मेट में आपकी जो फाइल है सोल्यूशन फाइल वो होनी चाहिए और फॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरेबली ब्लैक, कोशिश करें कि आपका जो ब्लैक हो सारा। तो उसके बाद शुड बी 12 टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज़ में आपने अपनी असाइनमेंट को लिखना है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप अगर अपने बुक का जो आपका है 79 नंबर टॉपिक वो आप पढ़ लेंगे एक दफ़ा, उसका लेक्चर सुन लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स इन एजुकेशनल सिनेरियो इन द 1950s एंड 1960s। 300 से 400 वर्ड्स आपने लिखने हैं। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है कि आपने बताना है, डिफ़ाइन करना है और एक्सप्लेन करना है कि वो 5 कौन से फैक्टर्स थे जो कि एजुकेशनल सिनेरियो के लिहाज से वो कौन से 5 फैक्टर थे 1950 और 1960 के दरमियान, कि एजुकेशनल सिनेरियो में कौन कौन से 5 फैक्टर्स थे आपने उनको डिफ़ाइन करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे फिर आपको उसको डिफ़ाइन करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो आंसर है जी, फॉलोइंग्स आर द फैक्टर्स इन एजुकेशनल सिनेरियो इन द 1950s एंड 1960s, के 1950 और 1960 के दरमियान जो एजुकेशनल सिनेरियो के हिसाब से मुख्तलिफ जो फैक्टर्स थे वो नीचे आपको दिए हुए हैं फॉलोइंग में। उसके बाद पहला है जी नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ थी, ये कौन सा फैक्टर था, इसमें क्या हुआ, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आप 5 नाम लिख दिए हैं कि वो 5 कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि एजुकेशन के हिसाब से अफेक्ट हो रहे थे या कौन से अपना किरदार अदा कर रहे थे, या एजुकेशन जो एजुकेशनल सिनेरियो में वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रहे थे। दूसरा है जी मार्शल लॉ, कि मार्शल लॉ क्या चीज़ है, वो किस वक्त लगा और इसका क्या किरदार था। आगे है जी रिलीजियस एजुकेशन, की तीसरा रिलीजियस एजुकेशन है। चौथा है जी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, कि जो आपका मौजूदा तालीमी निज़ाम था उसकी रीऑर्गेनाइजेशन, उसको दोबारा बिल्डअप कैसे किया, ये चौथा था। और पांचवा जी मॉरल वैल्यूज़ एंड करेक्टर बिल्डिंग, कि लोगों की मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप किया और उनको उनकी करेक्टर बिल्डिंग की। तो ये 5 फैक्टर्स थे जो कि एजुकेशनल सिनेरियो के हिसाब से या जिन पे एजुकेशन का ज़्यादा असर रहा उस टाइम पीरियड के दौरान 1950 और 1960 के दरमियान, इन 5 फैक्टर्स पे जो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा असर था। तो ये वो 5 फैक्टर्स है। इसमें सबसे पहला देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, नेशनल डेवलपमेंट और इस पर एजुकेशन का क्या असर था। As education is the primary requirement for any nation and without education development of the nation is not possible। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो किसी भी कौम की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और बग़ैर एजुकेशन के या एजुकेशन डेवलपमेंट के कोई भी जो कौम है वो तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिक नीड है आपकी एजुकेशन। In this time period, the role of the education was recognized for the improvement and expansion of the national development। तो उस टाइम पीरियड के दौरान 1950s और 60s के जो दरमियान जो एजुकेशन का जो रोल था, रोल ऑफ द एजुकेशन, उसको रिकग्नाइज किया गया, उसको पहचाना गया कि भाई उसकी अहमियत को माना गया। फॉर द इम्प्रूवमेंट के हम एजुकेशन को यूज़ करके अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी नेशन को।
और हम अपने नेशन को नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। तो ये नेशनल डेवलपमेंट का एक अच्छा एक फैक्टर था जो एजुकेशन की वजह से इम्प्रूव हुआ और लोगों ने इसको रिकग्नाइज किया और इससे अपनी नेशनल डेवलपमेंट की। दूसरी था जी मार्शल लॉ एक फैक्टर था जिसका एजुकेशन के हिसाब से इस पूरे अरसे के दरमियान मार्शल लॉ लगा था। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 1950s एंड 1960s, सॉरी ये 80s लिख दिया, 1960s इधर है, 1960s द पोलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री वाज नॉट स्टेबल। क्यों जो 1950 और 1960 के दरमियान जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था मुल्क का वो स्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह चल रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, विच लीड द कंट्री टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेमोक्रेसी के जिसकी वजह से जिसका नतीजा ये निकला कि जो मुल्क है उसमें डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई और उसमें मार्शल लॉ लग गया। ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस इन वजूहात की बुनियाद पर इन सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पे इन 1956 1956 में जनरल अयूब खान इम्पोज फर्स्ट मार्शल लॉ इन द कंट्री। जो जनरल अयूब खान था उसने पहला मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क में, क्योंकि जो पॉलिटिकल हालात थे वो नासाज थे और इस अरसे के दौरान मार्शल लॉ लग गया था। तो ये दूसरा फैक्टर था। अभी तीसरा फैक्टर है रिलीजियस एजुकेशन, कि रिलीजियस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिलीजियस एजुकेशन वाज पिवटल पॉइंट। इस दौरान जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी, क्योंकि हमने एक अलग वतन हासिल इसलिए किया था कि हम इस्लाम के नाम पे रहना चाहते थे, तो इसलिए जो रिलीजियस एजुकेशन थी उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी करिकुलम वाज रिवाइज्ड, कि जो आपका प्राइमरी बुनियादी और जो आपका सेकेंडरी करिकुलम था निसाब था उसको रिवाइज़ किया गया। एंड इन न्यू करिकुलम रिलीजियस एजुकेशन वाज गिवन अ ग्रेट कंसिडरेशन। उसके बाद ना सिर्फ उसको रिवाइज़ किया गया, रिवाइज़ करके उसमें जो नया सिलेबस बनाया गया उसमें जो रिलीजियस एजुकेशन थी उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा उजागर किया गया ताकि लोगों में रिलीजियस एजुकेशन की अवेयरनेस आए। तो ये तीसरा फैक्टर था। चौथा है जी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, कि आपका जो मौजूदा तालीमी निज़ाम था उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया, उसको दोबारा से बिल्डअप किया गया, क्योंकि वो तो आप मुसलमानों के हिसाब से नहीं था, इसलिए उनको मुसलमानों के हिसाब के मुताबिक किया गया। एज़ बिफोर द पार्टीशन द एजुकेशन सिस्टम वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द आवर कल्चर एंड वैल्यूज़, कि पार्टीशन से पहले जो तालीम का निज़ाम था वो हमारी वैल्यूज़ और कल्चर के मुताबिक नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का था। स्पेशल नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द 1959 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम एंड टू एडॉप्ट द इस्लामिक कल्चर एंड वैल्यूज़। तो क्या किया, एक स्पेशल एजुकेशन कमीशन बनाया गया 1959 में, जिसका क्या काम था, जिसने रीऑर्गेनाइज़ किया जो आपका मौजूदा तालीमी निज़ाम था उसको रीऑर्गेनाइज़ किया और उसमें इस्लामिक कल्चर और वैल्यूज़ को ऐड किया। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ये आपका चौथा फैक्टर था जो इस आगे जो चौथा फैक्टर है वो है जी जो पांचवा फैक्टर है वो है करैक्टर बिल्डिंग। करैक्टर बिल्डिंग क्या चीज़ है जी, एज इस्लाम बिलीव्स ऑन द इक्वालिटी एंड द गुड करैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि जो इस्लाम है उसका यकीन है, वो इक्वालिटी पे यकीन रखता है और अच्छे किरदार पे यकीन रखता है, और जब पाकिस्तान बन गया तो इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई। उसके बाद देयर फॉर ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ग्रेट फोकस वाज एट करैक्टर बिल्डिंग एंड इक्वालिटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक बहुत ज़्यादा फोकस किया गया करैक्टर बिल्डिंग पे, कौम की करैक्टर बिल्डिंग पे और इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस टाइम पीरियड के दौरान। करैक्टर बिल्डिंग एंड द परसूट ऑफ इक्वालिटी वर हाईलाइटेड एज द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन। तो करैक्टर बिल्डिंग और इक्वालिटी को फ़रोग देने के लिए या इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और इसको एजुकेशन का मेन जो मकसद था वो यही बनाया गया कि जो एजुकेशन का मेन मकसद होगा वो करैक्टर बिल्डिंग होगी और इक्वालिटी को फ़रोग होगा। तो ये दो काम हो गए एजुकेशन के मेन, ये दो काम हो गए। तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। ये एक आपको आइडियल सोल्यूशन दिया है, कोशिश करें इसको कॉपी नहीं करना, इसको थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग में लिखकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और कोशिश करें कि आप इससे पहले ये लेक्चर अगर ले लें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।